क्या कभी सोचा है कि इतना विशाल देश आखिर चलता कैसे है? आज हम जिस विषय को डिकोड करने जा रहे हैं वो है भारत का संविधान। इसे सिर्फ एक किताब समझने की भूल मत कीजिएगा। ये दरअसल एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल प्रशासनिक ब्लूप्रिंट है। यही वो नींव है जो देश के हर नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी और पूरे सिस्टम के काम करने का तरीका तय करती है। तो आइए इस शानदार ब्लूप्रिंट को बिल्कुल इसके बेसिक्स से समझना शुरू करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा का रोड मैप एकदम क्लियर है। हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र से शुरुआत करेंगे, उसके बाद पहली 4 अनुसूचियों को देखेंगे, प्रशासन और शक्तियों के बंटवारे को समझेंगे और फिर जानेंगे कि बाद में कौन से नए स्थानीय नियम जोड़े गए। साथ ही इन सब को हमेशा के लिए याद रखने की एक कमाल की मेमोरी ट्रिक भी देखेंगे और अंत में सारे की फैक्ट्स को समेटेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान के भाग 1 की, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी देश की एकदम बेसिक ज्योग्राफिकल बाउंड्री। हमारे राष्ट्र की बुनियादी पहचान आखिर है क्या? आर्टिकल 1 इसे बहुत ही साफ शब्दों में बताता है। इसके मुताबिक भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा और इस देश के राज्य क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 चीजें आती हैं: हमारे राज्य, हमारे केंद्र शासित प्रदेश और वो सारे इलाके जिन्हें भविष्य में देश का हिस्सा बनाया जा सकता है। देखा जाए तो ये सिर्फ एक मैप का डिस्क्रिप्शन नहीं है, बल्कि देश के अस्तित्व की एकदम मूल परिभाषा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पेंच है। आर्टिकल 2 और 3 में अक्सर कंफ्यूजन होता है, लेकिन इनका फर्क बड़ा मजेदार है। आर्टिकल 2 पूरी तरह से बाहरी चीजों के बारे में है, यानी जब किसी बिल्कुल नए बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल करना हो या उसे राज्य बनाना हो। वहीं आर्टिकल 3 हमारे आंतरिक मामलों को देखता है, जैसे देश के अंदर ही मौजूद किसी राज्य से नया राज्य बनाना, उसकी सीमाएं बदलना या उसका नाम बदलना। एक बाहर वालों को अंदर लाने के लिए है और दूसरा अंदर के ढांचे को रीअरेंज करने के लिए। लेकिन क्या संसद रातों रात किसी राज्य का नक्शा या नाम बदल सकती है? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 3 के तहत एक बहुत ही सख्त प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। पहला कदम यह है कि ऐसा कोई भी बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या अनुशंसा लेनी ही होगी। और दूसरा कदम, उस राज्य की विधानसभा से उनकी राय भी पूछी जानी चाहिए जिसका नक्शा बदला जा रहा है। ये सुनिश्चित करता है कि इतना बड़ा फैसला एक तरफा ना हो। और यहीं पे एंट्री होती है आर्टिकल 4 की, जो सच में एक गेम चेंजर है। हैरानी की बात यह है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत किए गए इन बड़े बदलावों को संविधान का संशोधन यानी अमेंडमेंट माना ही नहीं जाता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि संसद इन्हें किसी जटिल प्रक्रिया के बिना बस एक साधारण बहुमत से पास कर सकती है। यह देश की सीमाओं में बदलाव करने के प्रोसेस को बेहद लचीला और आसान बना देता है। अब जब हमने मैक्रो लेवल पर देश की सीमाओं को समझ लिया है, तो चलिए माइक्रो लेवल पर चलते हैं। पहली 4 अनुसूचियां, यानी हमारे सिस्टम का ऑपरेशनल मैनुअल। देश में इस वक्त 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन सब का पूरा हिसाब किताब, इनके सटीक नाम और एरिया की पूरी लिस्ट आपको इसी पहली अनुसूची या फर्स्ट शेड्यूल में मिलेगी। अब इतने बड़े सिस्टम को चलाने वाले लोगों की बात करते हैं। दूसरी अनुसूची का फोकस सीधे सीधे पैसों और फायदों पर है, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों और सुप्रीम कोर्ट के जजों जैसे शीर्ष अधिकारियों की सैलरी और भत्ते। वहीं तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में है। कोई भी मंत्री, सांसद या जज जब पद संभालता है तो वो जो शपथ लेता है उसका एकदम सटीक फॉर्मेट इस तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। काम से लेकर दाम तक सब कुछ पारदर्शी। और जब बात संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा की हो तो चौथी अनुसूची सामने आती है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे, इसका पूरा कोटा और सीटों का बंटवारा इसी अनुसूची में तय किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं प्रशासन और शक्तियों के विभाजन की तरफ। देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए पावर का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। शेड्यूल 5 और 6 को एक साथ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही विशेष क्षेत्रों से जुड़े हैं। 5वीं अनुसूची पूरे भारत में फैले हुए अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन की बात करती है, जहां राज्यपाल को काफी खास शक्तियां दी गई हैं। लेकिन 6ठी अनुसूची बहुत ही स्पेसिफिक है। ये सिर्फ 4 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के जनजातीय इलाकों पर फोकस करती है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आते हैं पावर शेयरिंग के मास्टर क्लास पर। 7वीं अनुसूची ये शानदार ढंग से बताती है कि कानून बनाएगा कौन। इसमें 3 सूचियां हैं। यूनियन लिस्ट में रक्षा और विदेशी मामलों जैसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिन पर केंद्र कानून बनाता है।
स्टेट लिस्ट में पुलिस और हेल्थ जैसे विषय हैं जो राज्य सरकारों के पास हैं, और कंकरेंट लिस्ट में शिक्षा जैसे विषय हैं जिन पर दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। हमारा रोजमर्रा का जीवन इन्हीं सूचियों से तय होता है। भारत की असली पहचान उसकी भाषा और संस्कृति है, और इसी बात को सेलिब्रेट करती है हमारी 8वीं अनुसूची। इस वक्त हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या 22 है। लेकिन संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे जैसे वक्त बदला और प्रशासनिक जरूरतें बढ़ीं, इसमें नए अध्याय भी जुड़े। इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत कुछ कहती है। 1951 में ही पहला संशोधन हुआ और 9वीं अनुसूची आ गई, ताकि कुछ कानूनों को कोर्ट में चुनौती देने से बचाया जा सके। फिर 1985 में नेताओं के दल बदलने पर रोक लगाने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। और फिर 1992 में 73वें और 74वें संशोधन के साथ 11वीं और 12वीं अनुसूचियां आईं, जिन्होंने लोकल गवर्नेंस को एकदम पलट कर रख दिया। 1992 के ये बदलाव तो सीधे जमीनी स्तर पर असर डालने वाले थे। 11वीं अनुसूची ने गांवों में पंचायतों को मजबूत किया और उन्हें 29 अलग अलग विषयों पर काम करने का अधिकार दिया। और वहीं शहरों के लिए 12वीं अनुसूची लाई गई, जिसने नगर पालिकाओं को 18 विषयों की जिम्मेदारी सौंपी। अब इतनी सारी अनुसूचियां, 1 से लेकर 12 तक, इन्हें आसानी से याद कैसे रखा जाए? चलिए, इस कमाल की ट्रिक से इसे हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर लेते हैं। बस इन कीवर्ड्स को याद रखिए। 1 राज्य, 2 सैलरी, 3 शपथ, 4 राज्यसभा, 5 अनुसूचित क्षेत्र, 6 जनजातीय क्षेत्र, 7 3 सूचियां, 8 भाषाएं, 9 जुडिशियल प्रोटेक्शन, 10 दल बदल या डिफेक्शन, 11 पंचायत और 12 नगरपालिका। अगर आपने ये कीवर्ड्स दिमाग में बिठा लिए तो पूरा स्ट्रक्चर आपकी उंगलियों पर होगा। आइए इस पूरी चर्चा के सबसे अहम पॉइंट्स को एक बार जल्दी से समेट लेते हैं। ये वो नंबर्स हैं जो किसी भी एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं, जो अब बढ़कर 12 हो चुकी हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के पास 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के पास 18 विषय हैं। ये एकदम सॉलिड फैक्ट्स हैं। अगर इस पूरे ब्लूप्रिंट को बस एक वाक्य में पिरोना हो तो वो कुछ ऐसा होगा। संविधान का भाग 1 भारत के राज्यों और क्षेत्रीय संरचना का वर्णन करता है, जबकि 12 अनुसूचियां प्रशासन, भाषाओं, शक्तियों, शपथ, वेतन और स्थानीय स्वशासन का एक बहुत ही विस्तृत मैनुअल देती हैं। ये इस पूरे टॉपिक का परफेक्ट निचोड़ है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। 8 अनुसूचियों से शुरू होकर 12 अनुसूचियों तक का ये सफर हमारे देश की बदलती ज़रूरतों और एक लोकतंत्र के रूप में हमारी मैच्योरिटी के बारे में क्या बताता है? ये साफ दिखाता है कि हमारा संविधान कोई रुकी हुई किताब नहीं है, बल्कि एक जीवित, सांस लेता हुआ दस्तावेज है, जो समय के साथ ढलना जानता है।